नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। तो मेरा नाम विक्रांत है और आज हम लोग क्लास 10 की केमिस्ट्री बुक है चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार और लवण का कुछ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो आपके बुक में जो बॉक्स के रूप में दिया है वो सारी चीजों को अपन कवर करेंगे। आज की इस वीडियो में 4 चीजों को कवर करेंगे। कौन कौन सी चीज को कवर करेंगे भाई? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पदार्थ पदार्थ तथा उसमें उपस्थित अम्ल। पहले जानेंगे क्या जानेंगे? पदार्थ तथा उसमें उपस्थित अम्ल। ठीक है। दूसरी चीज हम क्या जानेंगे भाई? दूसरी चीजें में अपन जानेंगे कि सूचक सूचक और उसका रंग में परिवर्तन। क्या जानेंगे कि भाई सूचक और अम्ल क्षार के रंग में परिवर्तन। ठीक है। तीसरी चीजें क्या जानेंगे भाई? तीसरी चीज अपन जानेंगे कि जो धातु है उसकी सक्रिय क्या है। धातु की सक्रियता। ठीक है। और चौथी चीज हम जानेंगे कि पदार्थ का पीएच मान। तो आज की इस वीडियो में हम ये 4 चीजों को कवर करने वाले हैं। कौन कौन सी चीजें भाई? तो सबसे पहले कि पदार्थ तथा उसमें उपस्थित अम्ल। दूसरी चीज है कि सूचक और अम्ल क्षार के रंग में परिवर्तन। तीसरी चीज है कि धातु की सक्रियता और चौथी चीज है पदार्थ का पीएच मान। ये तीनों चीजों को आज की इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए हम इसको रेज कर लें अभी। और सबसे पहले अपन जानते हैं कि पदार्थ तथा उसमें उपस्थित अम्ल। सबसे पहले जानते हैं पदार्थ तथा उसमें उपस्थित अम्ल। ठीक है, चलिए यहां पे लिखते हैं अपन पदार्थ और यहां पे लिखते हैं उपस्थित अम्ल। ठीक है, उपस्थित अम्ल। क्लियर बात है? चलिए इस तरह बॉक्स बना लेंगे ताकि हमको याद करने में आसानी हो। ठीक है, ताकि हमको याद करने में आसानी हो। चलिए अब सबसे पहले क्या लिखेंगे? तो यहां हुआ पदार्थ और उसमें उपस्थित अम्ल। उसमें कौन सा अम्ल उपस्थित होता है ये चीजें अपन आज समझेंगे। तो देखिए एक पदार्थ लेते हैं, जैसे हम लेते हैं एक पदार्थ नींबू। क्या लेते हैं? नींबू एक पदार्थ लेते हैं। यहाँ पे नींबू ले लिए, नींबू ले लिए तो संतरा भी, क्योंकि नींबू और संतरा लगभग एक ही होता है। ठीक है, तो नींबू या संतरा। और इसमें कौन सा अम्ल उपस्थित होता है बोलो? तो इसमें जो उपस्थित होता है वो होता है हमारा सीट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? सीट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, सीट्रिक अम्ल होता है नींबू में उपस्थित। फिर अपन लेते हैं सेब में कौन सा अम्ल होता है? तो मैलिक अम्ल। सेब में हमारा मैलिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? मैलिक अम्ल होता है। क्लियर बात है? फिर क्या है? इमली। फिर है हमारा इमली। तो इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो इमली में हमारा टाइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, इमली में हमारा टाइट्रिक अम्ल होता है। क्लियर बात है? इमली में हमारा कौन सा अम्ल होता है भाई? तो इमली में हमारा टाइट्रिक अम्ल होता है। टाइट्रिक अम्ल उपस्थित होता है इमली में। फिर अपन क्या लेते हैं? टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो टमाटर में हमारा ऑक्जेलिक अम्ल उपस्थित होता है। कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल उपस्थित होता है। ठीक है, क्लियर बात है? देखिए इसको याद तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इसका ट्रिक हम खोजे बहुत ज्यादा, लेकिन उतना कुछ ट्रिक इसका मिला नहीं, तो इसलिए हम ट्रिक इसको बनाए भी नहीं। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, ऐसे ही याद हो जाएगा। क्लियर? फिर है दही। हमारा दही में कौन सा अम्ल होता है? ये एक वीडियो में बताए थे कि दही में हमारा लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक। दही में हमारा लैक्टिक अम्ल होता है। क्लियर? दही में हमारा लैक्टिक अम्ल होता है। अच्छा, हमारे अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? अमाशय मतलब समझ गए ना? अमाशय मतलब समझिए पेट जिसे बोलते हैं। तो
हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है? अरे बोलो, हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल होता है? हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल होता है? बोलो बोलो बोलो। तो हमारे आमाशय में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा आमाशय में होता है। फिर है विटामिन सी। फिर क्या है? विटामिन सी में। तो विटामिन सी में हमारा कौन सा अम्ल होता है? बोलो। हाँ, विटामिन सी में हमारा कौन सा अम्ल होता है? तो विटामिन सी में हमारा एस्कोर्बिक अम्ल होता है। कौन सा? एस्कोर्बिक अम्ल होता है, एस्कोर्बिक अम्ल होता है। ठीक है, हमारा जो विटामिन सी में है वो एस्कोर्बिक अम्ल होता है। क्लियर बात है? बोलो, यहां तक क्या बातें क्लियर होगी? चलिए, अब एक चाय में, चाय में हमारा कौन सा अम्ल होता है? बोलो, चाय में हमारा कौन सा अम्ल होता है? तो चाय में हमारा टेनिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? टेनिक। चाय में हमारा टेनिक अम्ल होता है, अम्ल। ठीक है, चाय में हमारा टेनिक अम्ल होता है। एक चीज याद रखो, एक चीज और याद रखो, अंगूर में। किसमें? अंगूर में। बोलो, अंगूर में कौन सा अम्ल होता है? तो अंगूर में भी भाई साहब हमारा टाइट्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? टाइट्रिक अम्ल, टाइट्रिक अम्ल। अंगूर में भी हमारा टाइट्रिक अम्ल होता है। क्लियर बात है? बोलो, क्या यहां तक बातें क्लियर होगी? चलिए, अब एक नोट में लिख लीजिए, नोट में नीचे नोट में लिखिए, नोट में क्या लिखेंगे कि खट्टे खाद्य पदार्थ में, खट्टे खाद्य पदार्थ में कौन सा अम्ल होता है? तो टाइट्रिक अम्ल होता है, टाइट्रिक अम्ल होता है। याद रखिएगा कि खट्टे खाद्य पदार्थ में हमारा टाइट्रिक अम्ल होता है। क्या याद रखिएगा? याद रखिएगा कि जो खट्टे खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें हमारा टाइट्रिक अम्ल उपस्थित होते हैं। यानी देखिए यहाँ पे इमली खाएंगे तो पूरा दिन चू खट्टा लगता है, और उस खट्टे में क्या? टाइट्रिक अम्ल होता है। अंगूर भी खाएंगे तो हाँ मीठा लगता है, लेकिन जब कच्चा खाएंगे ना तो अंगूर भी क्या? एकदम पूरा खट्टा जैसा लगता है, तो वो भी क्या? टाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। यानी खट्टे खाद्य पदार्थ में टाइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, अब बुक में देख लेते हैं कुछ और दिया। हाँ, एक चीज और, ये चीज तो हम भूल ही गए थे। एक चीज और है, क्योंकि इधर लिख रहा है। ठीक है, एक चीज और है हमारा चींटी के डंक में। किसमें? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? बोलो, चींटी के डंक में। तो चींटी के डंक में हमारा फॉर्मिक अम्ल उपस्थित होते हैं। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल उपस्थित होता है चींटी के डंक में। आइए, फॉर्मिक अम्ल को और किस नाम से जाने जाते हैं? तो फॉर्मिक अम्ल को हम मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। कौन सा अम्ल कहते हैं? मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल को हम मेथेनोइक अम्ल भी कह देते हैं। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए और कुछ देख लेते हैं अपन। और कुछ दिया है तो हाँ, एक चीज और दिया है, ये भी भूल गया, तो माफी चाहते हैं। सिरका में, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया था, और यहाँ पे मास्टर क्लास लिख दीजिए तो और ज्यादा अच्छा होगा। चलिए, सिरका, तो सिरका में हमारा जो होता है ना एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? एसिटिक अम्ल। यही मेन चीज है, इसे तो भूलने वाली। एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो हमारे जो बुक में है बस इतना सी चीज है। हमारे बुक में बस इतनी ही सारी चीजें दिए गए, इतनी ही पदार्थ दिया गया है, उसमें कौन सा अम्ल है वो सारी चीजें हम यहाँ पे बता दिए हैं। और अगर आप इसको याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगर आप इसको याद करेंगे आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, देखिए इसको याद ही करना पड़ेगा भाई। ऐसे सोशल मीडिया में ऐसे बहुत सारे ट्रिक से याद करना तो आप कर सकते हैं उससे, लेकिन हम ट्रिक नहीं बताएंगे, क्योंकि ट्रिक कोई जरूरी नहीं मिला हमको, कुछ उचित नहीं मिला, क्योंकि ये सारी चीजें ट्रिक से नहीं ऐसे याद हो सकता है। ये सारी चीजें ऐसे भी याद हो सकता है और आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ऐसे याद करेंगे तो माइंड क्या स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो ऐसे आप
याद कर सकते हैं। और बाकी रहा ट्रिक में, तो जिस चीज में ट्रिक चाहिए वो हम जरूर बताएंगे आपको, ठीक है, इसमें ट्रिक की कोई आवश्यकता नहीं है। सेब में क्या है, तो मौलिक अम्ल है। अच्छा क्या बता दें क्या, देखिए सेब जो होता है वो मोल भाव करके लेते हैं। क्या लेते हैं, सेब जैसे बोलते हैं ना कितने रुपए किलो सेब है, तो मोल भाव करके लेते हैं ना, वो 80 बोला तो हम 60 बोलेंगे, मोल भाव करके लेते हैं। तो सेब में क्या मोल भाव करते हैं, यानी मौलिक अम्ल। सेब को मोल भाव करते हैं यानी मौलिक अम्ल, ठीक है। चलिए इनमें में कौन सा अम्ल होता है, तो टाइट्रिक अम्ल होता है। तो इनमें खट्टा होता है तो टाइट्रिक अम्ल, ये तो हम पहले बता चुके हैं कि खट्टे खाद्य पदार्थ में टाइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टमाटर में ओक्जेलिक अम्ल। ओक्जेलिक अम्ल, टमाटर में हमारा ओक्जेलिक अम्ल होता है। और टमाटर में जाल टाइप के कुछ आपको मिलेगा, जैसे बीज होता है ना, तो जाल में बीज उपस्थित होता है टमाटर के। टमाटर के बीज देखें, उसको काट के देखें, तो बीज जो होता है ना वो उसके जो खांचे में है, यानी जाल जैसा टाइप होता है, उसमें बीज भरा हुआ रहता है। तो टमाटर में जाल यानी ओक्जेलिक, जाल से ओक्जेलिक, ठीक है। टमाटर में ओक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। फिर क्या है, फिर है अपना दही में, फिर है दही में लैक्टिक अम्ल। ये चीजें हम बताए हैं कि जो ज्यादा तेज दौड़ते हैं, अगर ज्यादा तेज हम दौड़ते हैं तो हमारे शरीर के मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। क्या हो जाता है, लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। तो हमारे दही में ही लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल हमारा दही में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अमाशय रस। अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। और ये चीजें देखिए, ये चीजें आप बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 सल्फन चैप्टर में पढ़े होंगे। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, ये बात लैक्टिक अम्ल के बारे में आप क्लास 10th के बायोलॉजी बुक के चैप्टर नंबर 2 सल्फन में आप पढ़े होंगे, ये आपको याद होगा। फिर बात रहा अमाशय रस, जिसमें अमाशय यानी हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। और ये बातें आप क्लास 10th के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे। पाचन तंत्र में आप पाचन तंत्र में इस चीज के बारे में पढ़ेंगे, और चैप्टर नंबर 2 श्वसन में दही के बारे में यानी लैक्टिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। ये बात आप पढ़ेंगे तो इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर है विटामिन सी में, तो एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी में क्या हमारा एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। अब बोलो विटामिन सी होता है ना, विटामिन सी, तो विटामिन सी से कौन सा बीमारी खत्म होता है, बोलो विटामिन सी से कौन सा बीमारी होता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो विटामिन सी के कमी से स्कर्वी बीमारी होता है, याद रखिएगा। विटामिन सी के कमी से हमारा स्कर्वी विटामिन होता है, सॉरी स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से हमारे स्कर्वी रोग हो जाता है। इससे याद रखिएगा कि विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। स्कर्वी तो स्कॉर्बिक, ठीक है, स्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि विटामिन सी की कमी से हमारा स्कर्वी रोग होता है, ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, चाय में टेनिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, चाय में हमारा टेनिक अम्ल पाया जाता है। अब देखिए कोई चाय पीता है तो ज्यादा टर्टर करने लगता है, ज्यादा टेटाने लगता है। बोलो आपके गांव घर में कोई दादाजी हो गए, चाचा जी होगा, वो जाके चाय की टपरी पे चाय पीते हैं तो उधर टेटाने लगते हैं, ठीक है। तो चाय पी के क्या टेटाने लगते हैं लोग, तो चाय में टेनिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टेंटे ज्यादा कुछ करने लगता है, लोग चाय पीता है तो टेंटे करने लगता है, तो चाय में टेनिक अम्ल पाया जाता है। क्लियर बात है। लास्ट अंगूर में टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये बात हम बता चुके हैं कि खट्टे खाद्य पदार्थ में हमारा टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, फिर चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। तो ये बात याद रखिएगा कि चींटी के डंक में हमारा फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, और इसे मेथनोइक अम्ल भी कहते हैं। यानी दो ऑप्शन रहे, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन में रहेगा मैलिक अम्ल, रहेगा चलिए हाँ पूछेगा क्वेश्चन में कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। पहला ऑप्शन रहेगा मैलिक अम्ल, दूसरा रहेगा टाइट्रिक अम्ल, तीसरा रहेगा ऑक्जेलिक अम्ल, और चौथा फॉर्मिक अम्ल ना दे के मिथेनोइक अम्ल दे देगा। तो वो किस चीज में टिक मारना है, तो मिथेनोइक अम्ल में टिक मार देना है, हमको मिथेनोइक अम्ल में टिक मार देना है। क्लियर बात है, बोलो क्या यहाँ तक बातें क्लियर होगी। चलिए आगे सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अच्छा सिरका अगर हम खाते हैं, हमारे खाद्य पदार्थ नहीं पच पाता है तो हम सिरका पीते हैं। बोलो पीते हैं कि नहीं, आप देखें जामुन के रस से सिरका बनता है, किसी जामुन के रस से सिरका बनता है, ठीक है। तो हमारे सिरका जब हम भोजन नहीं पचता है तो हम सिरका पीते हैं, तो क्या भोजन पच जाता है,
तो सिरका पीने क्या भोजन की ऐसी की तैसी हो जाती है। सिरका जैसे हम पी लिए तो भोजन के क्या पचना ऐसी की तैसी हो जाती है, उसको पचना ही पड़ जाता है। तो क्या ऐसी की तैसी यानी एसिटिक अम्ल। बोलो याद हुआ, सिरका में हमारा एसिटिक अम्ल पाया जाता है, क्योंकि सिरका पी रहे हैं तो भोजन का ऐसी की तैसी हो जाता है, तो सिरका में हमारा एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्लियर बातें? बोलो कि यहां तक बातें क्लियर हो गई। चलिए, तो ये चीज रहा हमारा पदार्थ और उसमें उपस्थित अम्ल। क्या रहा? पदार्थ और उसमें उपस्थित अम्ल। क्लियर बातें? चलिए आगे चलते हैं, इसको रेज कर रहे हैं। अब दूसरा टॉपिक क्या है? दूसरा टॉपिक है हमारा कि धातु और उसमें सक्रियता। क्या है? धातु और सक्रियता। हम इसको रेज कर रहे हैं और फिर आगे चलते हैं अपन धातु और उसकी सक्रियता में। या उससे पहले अपन चलते हैं कि सूचक अम्ल और क्षार में रंग में परिवर्तन। चलिए आगे चलते हैं अपन। आगे है अपना कि सूचक, देखिए अगर ध्यान से यहां पे लिखेंगे अपन सूचक। क्या लिखेंगे? सूचक। सूचक में सुकर है, रूकर, सॉरी माफी चाहता हूं। चलिए, यह है सूचक, ठीक है, ये सूचक। और यहाँ पे लिखेंगे अपन अम्ल, यहाँ पे लिखेंगे अम्ल, और यहाँ पे लिखेंगे अपन क्षार। क्या लिखेंगे? क्षार। और इसके ऊपर में लिखेंगे रंग परिवर्तन। क्या लिखेंगे? रंग परिवर्तन। क्लियर बात है? और यहाँ पे अपन ऐसे देश दे देंगे, यहाँ पर भी ऐसे दे देंगे, यहाँ पर भी इस तरह दे देंगे, और यहाँ पर भी अपन इस तरह दे देंगे। ठीक है, क्लियर बात है? बोलो तो यहाँ तक बातें क्लियर होगी। और बीच में एक लाइन दे देंगे। क्या दे देंगे? बीच में एक लाइन दे देंगे, और इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं आगे। हाँ चलिए, अब सही है, अब यहाँ पे सही है, ठीक है, अब यहाँ पे सही है। चलिए हाँ, तो यहाँ पे इस तरह बॉक्स दिया गया है। क्या दिया है? यहाँ पे सूचक दिया है, यहाँ रंग में परिवर्तन दिया है, यहाँ अम्ल दिया है, यहाँ क्षार दिया। तो हम एक सूचक लेते हैं, हम एक सूचक लेते हैं, और सूचक का नाम क्या है? बोलो। एक वीडियो में हम बताए थे कि लिटमस पत्र। क्या? लिटमस पत्र। तो हम बताए थे कि अम्ल जो होता है ना, अम्ल वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये उल्टा करता है। तो अपन क्या लिखेंगे? अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो यहाँ पे लिखेंगे लाल। और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो यहाँ पे लिखेंगे नीला। क्लियर बातें? बोलो क्या यहाँ तक बातें क्लियर हो गई? बोलो क्या यहाँ तक बातें क्लियर हुई? कोई दिमाग में बैठा? ये चीजें हम पहले ही बता चुके हैं कि लिटमस पत्र को अम्ल क्या नीला से लाल कर देता है, और क्षार लाल से नीला कर देता है। ठीक है, चलिए एक और है। अब आगे है हमारा मेथिल ऑरेंज। क्या है? मेथिल ऑरेंज। देखिए आप पढ़ेंगे एक चीज, आप अपने विषय में, अपने सब्जेक्ट में एक ही चीज पढ़ेंगे, सिर्फ लिटमस पत्र के बारे में, उसके अलावा अपन नहीं पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको और पढ़ना है, क्योंकि ये आपके बुक में ही दिया गया है। तो अगला क्या है? मेथिल ऑरेंज। अगला क्या है? मेथिल ऑरेंज। ठीक है, तो मेथिल ऑरेंज में हमारा क्या होता है? अम्ल जो होता है ना, वो मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है। क्या करता है? अम्ल जो होता है वो मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है। ये बात याद रखिएगा, अम्ल होता है वो मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है। मेथिल ऑरेंज को भी अम्ल लाल कर देता है। अब क्षार क्या करता है? नीला करता है? अरे नहीं, क्षार मेथिल ऑरेंज को पीला कर देता है। क्या कर देता है? पीला। देखिए मेथिल ऑरेंज यानी ऑरेंज कलर का रंग है, जिसे भगवा भी बोलते हैं ना, ऑरेंज कलर को भगवा भी बोलते हैं। तो भगवा कलर को क्या अम्ल लाल कर देता है, और क्षार पीला कर देता है। क्लियर बात है? जैसे हल्दी भी देखेंगे तो कोई हल्दी होता है जो भगवा कलर का होता है, अब क्षार उसमें जैसे पड़ता है वो पीला हो जाता है, हल्दी पीला कलर का होता है। क्लियर बात है? तो वो हल्दी में क्षार होता है। ठीक है, हल्दी में क्षार होता है, और जैसे हल्दी लाल दिखने लगे तो जान लीजिए उसमें अम्ल मिलाया गया। अगर हल्दी मार्केट से आप हल्दी खरीदेंगे और हल्दी का रंग अगर पीला रहता है तो जान जाइएगा कि ये क्षार है, यानी ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए लाभदायक है। ठीक है, ये हमारे लिए लाभदायक है।
लेकिन जैसे ही आप हल्दी खरीदेंगे बाजार से, तो अगर लाल मिले, अगर हल्दी लाल दिखाई पड़े, होता है ना बहुत सारे हल्दी लाल भी होता है, ठीक है, तो लाल अगर दिखाई दे यानी ये अम्ल है, यानी ये अम्ल है, ये क्या है, हमारे लिए हानिकारक है, ये हमारे लिए हानिकारक है। तो बाजार में लाल हल्दी कभी मत लीजिएगा। अगर आपको दुकानदार दे भी तो उसको घुरा दीजिएगा कि हमें लाल हल्दी नहीं चाहिए, हमें पीला हल्दी चाहिए, ठीक है, क्लियर बात है। चलिए इधर से ये क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। आगे है हमारा फिनोल्फथेलिन। क्या है, फिनोल्फथेलिन। आगे हमारा फिनोल्फथेलिन, फिनोल्फथेलिन, फिनोल्फथेलिन। फिनोल्फथेलिन को अम्ल क्या करता है, बोल, फिनोल्फथेलिन को अम्ल क्या करता है। तो भाई साहब जो हमारा फिनोल्फथेलिन है ना, उसको अम्ल जो होता है वो रंगहीन बना देता है, यानी कोई कलर का नहीं है। रंगहीन का मतलब उसमें कोई कलर रहता ही नहीं है, रंगहीन, रंग से बिल्कुल अलग, उसमें कोई रंग होता ही नहीं है। फिनोल्फथेलिन में अगर अम्ल यानी नींबू, अम्ल, नींबू में अम्ल होता है, ये बात हम पहले बता चुके हैं। यानी फिनोल्फथेलिन में अगर नींबू निचोड़ देंगे ना तो रंगहीन हो जाता है, वो रंगहीन हो जाता है। तो अपन क्या लिखेंगे, रंगहीन, रंगहीन, फिनोल्फथेलिन में रंगहीन हो जाता है। और जैसे छार, छार क्या, नीम, नीम जैसे उसमें निचोड़ देंगे नीम का रस, तो क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। फिनोल्फथेलिन क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो गुलाबी हो जाएगा, गुलाबी। फिनोल्फथेलिन हमारा गुलाबी हो जाएगा। क्लियर बातें, बोलो क्या यहाँ तक बातें क्लियर हुई। चलिए आगे चलते हैं। आगे दूसरा पदार्थ है, दूसरा सूचक है हमारा हल्दी। दूसरा है हल्दी। देखिए हल्दी आ गया है, देखिए हल्दी आ गया है, और हल्दी में हम बता चुके हैं, अभी जस्ट हम बताएं हल्दी में, हल्दी में भी जस्ट क्या बताएं कि अम्ल क्या लाल कर देता है, हल्दी को अम्ल लाल कर देता है, तो यहाँ पे लाल लिखेंगे, लाल, लाल। और क्या क्षार क्या पीला कर देता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पीला, पीला, पीला लिखिए। या फिर क्या लिखेंगे, भूरा भी लिख दीजिए, क्योंकि ज्यादातर हल्का भूरा होता है, भूरा मत लिखिएगा, हल्का भूरा, क्योंकि पीला या फिर हल्का भूरा भी होता है। तो ये अगर हल्का भूरा दे या पीला दे तो ये हमारे लिए क्या लाभदायक होता है, ये हमारे लिए क्या लाभदायक होता है, ये हमारे लिए लाभदायक होता है। ऐसे हल्दी हमारे लिए लाभदायक होता है, लेकिन जैसे लाल दे दे तो हटा देना, हमको नहीं चाहिए भाई, हमको लाल हल्दी चाहिए ही नहीं, वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। चलिए ये बात है, चलते आगे चलते हैं, अपन आगे चलते हैं। आगे है मेरे पास चकुंदर, चकुंदर, आगे है हमारे पास चकुंदर। तो चकुंदर को क्या करता है, बोल, चकुंदर, चकुंदर, चकुंदर को क्या करता है, चकुंदर को अगर अम्ल में गाड़ेंगे, अम्ल, तो क्या कर देगा, तो चकुंदर को अम्ल में अगर गाड़ेंगे तो बैंगनी कलर का दे देता है। चकुंदर ऐसे भी बैंगनी कलर का होता है, बोलो, चकुंदर ऐसे भी बैंगनी कलर का होता है। तो अगर चकुंदर अम्ल, अम्ल में जो चकुंदर होता है ना, वो क्या कर देता है, अम्ल चकुंदर को बैंगनी कर देता है। और बैंगनी हमारे लिए हेल्दी भी होता है, क्योंकि चकुंदर का रंग ऐसे भी बैंगनी होता है मेरे भाई, तो क्या बैंगनी कर देता है, लाल बैंगनी कर देता है, चकुंदर को लाल बैंगनी कर देता है। तो इसका मतलब कि अगर लाल मिले तो हमको नहीं लेना है, लेकिन बैंगनी मिल जाए, अगर बैंगनी कलर का चकुंदर मिले तो हमको ले आना है, हमको खा लेना है, ठीक है। बैंगनी कलर का चकुंदर खाने से कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर लाल कलर का मिल जाए तो मत खाना, ठीक है। चलिए आगे है, तो क्षार क्या कर देता है भाई, तो क्षार पीला कर देता है, चकुंदर को क्षार पीला कर देता है। क्लियर बात है, चकुंदर को क्षार पीला कलर का कर देता है, ठीक है। अगला है, लास्ट है हमारा लाल गोभी का पत्ता। लाल गोभी का पत्ता क्या है, लाल गोभी का पत्ता, लाल गोभी का पत्ता, का पत्ता, लाल गोभी का पत्ता। तो लाल गोभी का पत्ता, अगर पत्ता गोभी देखेंगे भी, हाँ पत्ता गोभी सही, उसका सब्जी बनता है, ठीक है, खाए भी होंगे आप लोग। तो ये पत्ता गोभी अम्ल जब उसमें देंगे, जब पत्ता गोभी में, लाल पत्ता गोभी में अगर आप अम्ल निचोड़ देंगे तो क्या होगा, उसमें अम्ल दे देंगे तो क्या हो जाएगा भाई मेरे, तो ये हमारा बैंगनी कलर का हो जाता है, ये भी लाल बैंगनी कलर का हो जाता है, बैंगनी। तो ये हमारे लिए क्या बैंगनी कलर का अगर हो गया तो ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है। लेकिन नहीं, अगर क्षार उसमें उपस्थित करेंगे लाल पत्ता गोभी में तो ये हरा हो जाता है। कौन सा कलर हो जाता है, हरा। और लाल पत्ता गोभी अक्सर हरा ही मिलता है, लाल पत्ता गोभी अक्सर हरा ही मिलता है, यानी हमारे लिए हरा पत्ता गोभी क्या है, उपयोगी, लाभदायक है। क्लियर बात है। तो याद रखिएगा कि अगर लिटमस पत्र, ये तो हो गया, इसको खाने वाला नहीं है,
लेके हमारा हल्दी पीला कलर को लेना है, मार्केट में जाए तो पीला कलर का हल्दी लेना है, चकुंदर को क्या बैंगनी कलर का लेना है, और पत्ता गोभी को भी हरा कलर का लेना है। ये बात याद रखिएगा। चलो बात ये बातें आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम इरेज कर रहे हैं इसको, हम इसको अभी इरेज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब अपन धातु थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि धातु हमें अगला तीसरा चैप्टर में हमें धातु के बारे में पढ़ना ही है। तो थोड़ा कुछ ज्यादा में जानिए, बस जानिए पोटेशियम, 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 फिर अपन क्या जानेंगे मैग्नीशियम और कैल्शियम, क्या कैल्शियम और सोडियम, सॉरी माफी चाहते हैं, कैल्शियम, कैल्शियम और क्या सोडियम, 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 फिर हो जाएंगे तांबा, तांबा, यहाँ पे हाइड्रोजन भी जानेंगे, हाइड्रोजन, ठीक है, ऊपर हाइड्रोजन, ऊपर हाइड्रोजन, ठीक है, तांबा। उसके बाद क्या है, उसके बाद है पारा चांदी, ठीक है, पारा, पारा और चांदी और क्या सोना, ठीक है, पारा चांदी और सोना, ठीक है, क्लियर बात है। अब इसका जो संकेत है ये भी जान लेते हैं, इसका जो संकेत है भाई साहब ये भी जान लेते हैं। पोटेशियम का संकेत के है, याद रखिएगा, पोटेशियम का जो संकेत है वो के होता है, यहाँ पे लिख रहे हैं हम धातु, धातु, यहाँ पे संकेत, क्लियर बात है, संकेत। चलिए तो पोटेशियम का संकेत के होता है, कैल्शियम का क्या होता है, सोडियम का क्या होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है, तांबा, पारा, चांदी और सोना। तो पोटेशियम का क्या होता है संकेत, क्लियर बात है, पोटेशियम का क्या संकेत होता है, जो हमारा कैल्शियम है उसका Ca होता है, कैल्शियम का संकेत हमारा Ca होता है, क्लियर। सोडियम का Na होता है, क्या होता है Na, सोडियम का संकेत हमारा Na होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का संकेत H होता है, तांबा का संकेत क्या होता है, तांबा का संकेत Cu होता है, क्या होता है Cu होता है, पारा का संकेत Hg होता है, क्या होता है Hg, ये बात याद रखिएगा। चांदी का संकेत हमारा होता है Ag, क्या होता है Ag, Ag, और सोना का Au, क्लियर बात है। क्या इतनी चीजें आपको याद होगा, क्या इतनी चीजें आपको याद होगा कि पोटेशियम का संकेत क्या होता है, कैल्शियम का Ca, सोडियम का Na, हाइड्रोजन का H और तांबा का Cu, पारा का Hg, चांदी का Ag और सोना का Au, क्लियर बात है। इतनी चीजें क्या आपको क्लियर होगा। चलिए क्लियर होगा तो हम कुछ और बता रहे हैं आपको, आपको हम कुछ और बता रहे हैं। चलिए अब जो ये पोटेशियम है ना, पोटेशियम ये क्या है, अधिक, सबसे अधिक, ये क्या है अधिक, अधिक सक्रिय, सक्रिय धातु है, ये सबसे अधिक सक्रिय धातु है। लेकिन जो हमारा सोना है, ये सोना है, ये क्या है हमारा कम, कम सक्रिय, सक्रिय धातु है, सोना हमारा कम सक्रिय धातु है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा कैल्शियम है, फिर क्या है, फिर सोडियम है, सबसे कम क्या है तो सोना है, उसके पहले चांदी है, उसके पहले पारा है, उसके पहले तांबा है, उसके पहले हाइड्रोजन है, ये बात याद रखिएगा। यानी एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि सबसे सबसे अधिक, अधिक सक्रिय, सक्रिय धातु, सबसे अधिक सक्रिय धातु, एक ये पूछा जाएगा। दूसरा क्या पूछा जाएगा कि सबसे कम सक्रिय धातु, ठीक है। तो एक पूछा जाएगा कि सबसे अधिक सक्रिय धातु, तो आप क्या मानेंगे, तो सबसे अधिक सक्रिय धातु में आप पोटेशियम मानेंगे, क्या मानेंगे पोटेशियम, पोटेशियम जहां दिखे आप मार देना। इसमें दो ही क्वेश्चन बनता है, इसमें दो ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। दूसरा क्या याद रखेंगे, सबसे कम सक्रिय धातु, तो सबसे कम सक्रिय धातु हमारा सोना है, क्या है सोना, सोना है, जिसे हम Au बोलते हैं और इसे हम K बोलते हैं, ठीक है। ये बातें आप याद रखिएगा, बस इससे दो ही ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ये दो ऑब्जेक्टिव आप याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर बात है। चलिए सबसे अधिक सक्रिय धातु पोटेशियम और सबसे कम सक्रिय धातु हमारा सोना होता है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़िए। चलिए अब जानते हैं कि पीएच मान, पदार्थ का पीएच मान,
क्या जानेंगे? अब जानेंगे पदार्थ का पीएच मान। तो एक पदार्थ लेते हैं, एक क्या, यहाँ पे हम पदार्थ लेते हैं, पदार्थ, और यहां लेते हैं पीएच मान, यहां लेते हैं पीएच मान, यहां लेते हैं अपन पदार्थ। तो ये बात है। अब क्या है? अब है पहला है हमारा अमाशय में, पहला क्या है? पहला है हमारा अमाशय में, पहला है हमारा अमाशय। तो अमाशय कहने का क्या मतलब है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमाशय में हमारा एसिड ही तो पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हम बता चुके हैं कि अमाशय में हमारा अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अभी जस्ट हम बताएं तो क्या अमाशय में एसिड हाइड्रोक्लोरिक का संकेत होता है एसिड, तो एसिड का पीएच मान कितना होता है? बोलो, HCl का पीएच मान कितना होता है? तो हम एक चीज और बताए थे आपको पहले वाले वीडियो में, अगर नहीं देखे तो देख लीजिए। हम एक चीज बताएं कि हमारा जो पीएच मान होता है, हमारा जो पीएच मान होता है वो 1 से लेकर क्या 14 तक होता है, 1 से लेकर 14 तक होता है, और बीच में होता है 7। बीच में क्या होता है? बीच में होता है 7। तो हम बता चुके हैं कि 1 से लेकर 7 तक हमारा, सॉरी 1 से लेकर 6 तक हमारा क्या होता है? अम्ल होता है, अम्ल, और 7 होता है लवण, लवण, और हमारा 8 से लेकर 14 तक होता है क्षार। क्या होता है? क्षार। ये बात हम बता चुके हैं कि 1 से लेकर 6 तक हमारा अम्ल होता है और 7 लवण होता है और 8 से लेकर 14 तक हमारा क्षार होता है। ये बातें हम बता चुके हैं, ठीक है। 1 से लेकर 6 तक अम्ल, 7 लवण और 8 से लेकर 14 तक हमारा क्षार होता है। तो यहाँ बोल रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ पे अम्ल की बात किया गया है। तो अम्ल का मतलब 1 से 6 के बीच में, तो 1 से 6 के बीच में हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1.0, जिसे आप सिर्फ 1 भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं है, जिसे आप सिर्फ 1 भी बोल सकते हैं। 1.0 लिखिए, ठीक है। क्लियर बातें? यहां तक क्या बातें क्लियर होगी? यहां तक क्या बातें क्लियर हो गई? चलिए आगे है, अब आगे है, अब आगे क्या है? चलिए दूसरा पदार्थ चलते हैं। हाँ, नींबू रस है, अगला है नींबू रस, अगला है हमारा नींबू रस। बताओ नींबू रस, नींबू हम बता चुके हैं कि नींबू भी एक अम्ल है, सीट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में क्या पाया जाता है? सीट्रिक अम्ल, ठीक है, ये बात हम बता चुके हैं। तो सीट्रिक अम्ल, अम्ल क्या है? यानी 1 से 6 के बीच, अम्ल यानी 1 से 6 के बीच। तो 1 से 6 के बीच क्या हो जाएगा हमारा नींबू? तो हमारा नींबू हो जाएगा 2.5। क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1.0 लिखिए, ये वाला पेन से, ठीक है। यहाँ हो जाएगा हमारा 2.5। क्या हो जाएगा? 2.5 हमारा नींबू रस हो जाएगा। नींबू रस हमारा 2.5 हो जाएगा। फिर क्या है आगे? फिर आगे हमारा सिरका, अगला है हमारा सिरका। क्या है? सिरका, सिरका, ठीक है। आगे है हमारा सिरका। तो हम बताए हैं कि सिरका अगर भोजन नहीं पच रहा है और सिरका पी लें तो क्या भोजन की ऐसी की तैसी हो जाती है। यानी एसी, एसी का मतलब क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। यानी अम्ल की बात हुआ है, एसिटिक अम्ल, अम्ल की बात हुआ है। तो अम्ल हमारा 1 से लेकर 6 के बीच में होता है, यानी सिरका में 1 से 6 के बीच में ही होगा। तो क्या होगा मेरे भाई? 3.0 यानी 3 हुआ, सिर्फ और सिर्फ 3 होगा। क्लियर बात है? चलिए आगे क्या है? आगे है हमारा टमाटर। आगे क्या है? हमारा टमाटर, ठीक है। आगे है हमारा टमाटर, आगे है हमारा टमाटर। बताओ, टमाटर जो बीज होता है ना, जाल टाइप का होता है, टमाटर में जाल टाइप का होता है, उसमें बीज होता है। तो क्या जाल होता है? यानी ओक अम्ल, यानी ओक जेलिक अम्ल। टमाटर में हमारा ओक जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो अम्ल की बात हुआ है, यहाँ पे अम्ल की बात हुआ है, यानी 1 से 6 के बीच में, अम्ल यानी 1 से 6 के बीच में। तो क्या हो जाएगा? 4.1 होगा। क्या होगा हमारे भाई? 4.1 होगा। 4.1 हमारा टमाटर में क्या अम्ल पीएच मान होता है? टमाटर का पीएच मान 4.1 होता है। क्लियर बात है? आगे क्या है? आगे हमारा पसीना में, आगे हमारा है पसीना में, पसीना में। तो ये दूसरा आया है पसीना, ये दूसरा आ गया है पसीना। तो पसीना में क्या होता है? कितना पीएच मान होता है? तो याद रखिएगा, पसीना में जो होता है वो 4.5 होता है। पसीना में पीएच मान 4.5 होता है। क्लियर बात है? आगे क्या है? आगे है अम्ल वर्षा में। हाँ, अब आया है अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा। बोलो, यहाँ पे नाम में ही दिया है अम्ल, यानी 1 से 6 के बीच में। यहाँ पे नाम में ही दिया है अम्ल, यानी अम्ल यानी 1 से 6 के बीच में। तो 1 से लेकर 6 के बीच में क्या है? क्या होगा? तो 5.6 ही होगा। 6 के नीचे होगा, 1 से 6 यानी 6 के नीचे होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 5.6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5.6 हो जाएगा। क्लियर बात है?
बोलो कि यहाँ तक बातें क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन आगे और बढ़ते हैं। आगे हमारा पेशाब, आगे हमारा क्या है पेशाब, यहाँ पे पेशाब लिखते हैं, ठीक है पेशाब। चलिए पेशाब में कितना होता है बोलो, बोलो पेशाब में हमारा पीएच मान कितना होता है। तो पेशाब में पीएच मान होता है 6.0 यानी 6 होता है। क्या होता है 6 होता है। पेशाब में हमारा पीएच मान जो होता है वो 6 होता है। क्या होता है 6 होता है। क्लियर बात है। पेशाब में हमारा पीएच मान 6.0 यानी 6 होता है, अर्थात 6 होता है। क्लियर बात है। आगे है हमारा दूध में, आगे क्या है, आगे है हमारा दूध, दूध में बोलो दूध में कितना होता है, दूध में पीएच मान कितना होता है। दूध में पीएच मान होता है 6.5। कितना होता है मेरे भाई 6.5 होता है, 6.5। इसको याद करना बहुत ज्यादा आवश्यक है क्योंकि इससे एक दो ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा, एक दो ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा, ठीक है। इसको याद करना बहुत ज्यादा आवश्यक है और हम दावा ठोके कहते हैं कि आपको इतना में से क्या याद हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्या है, आगे है अपना शुद्ध जल में। अब क्या बोला है, अब बोला है शुद्ध जल में, शुद्ध जल में, शुद्ध जल मतलब कि उदासीन, शुद्ध जल मतलब उदासीन, उदासीन नहीं लवण बोलो या उदासीन बोलो, इसे तो उदासीन बोलते हैं, ठीक है। लवण बोलिए या उदासीन बोलिए, यानी इसका पीएच मान 7 है तो इसका भी 7 होगा। इसका क्या होगा 7.0 यानी केवल 7 होगा, 7.0 यानी केवल 7 होगा। क्लियर बात है। आगे क्या है, आगे है हमारा आंसू में, आगे क्या है, आगे है हमारा आंसू में, आंसू में। तो आंसू में कितना होता है भाई, भाई आंसू में कितना होता है, तो आंसू में हमारा 7.3 होता है। क्या होता है 7.3। क्योंकि अगर आंसू, अगर आप रो रहे हैं और रोते रोते अगर आंसू टपक गया, थोड़ा सा चाट भी नहीं होंगे आप, बचपन में आप पैसा बहुत किए होंगे, हम भी किए हैं भाई। बचपन में क्या आंसू अगर आप चाटेंगे तो नमक की तरह मिलता है, नमकीन की तरह लगता है। आंसू का स्वाद कैसा होता है, नमकीन की तरह। और हम बोले हैं कि जो नमकीन हो यानी लवण, लवण की तरह होता है, नमकीन होता है, तो क्या क्षार तो होता है हमारा 8 से लेकर 14, अम्ल होता है 1 से लेकर 6, तो यहाँ पर लवण यानी 7 के और 8 के बीच, 7 और 8 के बीच, तो क्या हो जाएगा हमारा 7.3 यानी हमारा आंसू हो जाएगा। आंसू का क्या, आंसू नमकीन होता है, लवण होता है, यानी 7.3 होगा, लवण लवण होगा, यानी 7 होता है तो 7.3 हो जाएगा लवण। फिर क्या है, खून है। अगर खून को अभी चाहते हैं आप, खून को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। खून, खून को चाट के देखेंगे क्या, बोलो। खून भी नमकीन होता है, यानी इसका भी 7.4 होता है, 7.4। आंसू का 7.3 और खून का 7.4, ठीक है। खून का 7.4 होता है। क्लियर बात है, क्लियर बात है, बोलो। यहाँ तो क्या बातें क्लियर होगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा पीत का, इसको याद मत रखिए, पीत ऊत का छोड़ो हटाइए, वैसे लिख देते हैं, आपको याद करने का मन हो तो याद कर लीजिएगा, वैसे दावा ठोकी करते हैं एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। तो पीत कितना होता है, तो पीत का मान होता है 7.5 से लेकर 8.8। कितना होता है 7.5 से लेकर 8.8 होता है। हम बड़ा करके लिखते हैं थोड़ा सा, 7.5 से लेकर हमारा 8.8 होता है। और एक चीज और याद रखिएगा कि चूना जल, क्या चूना जल, चूना जल, एक चीज और याद रखिएगा कि चूना जल, और चूना जल का पीएच मान कितना होता है, तो 11.0 होता है। कितना होता है 11 होता है। कितना होता है 11 होता है। चलिए चलिए थोड़ा याद करवा देते हैं आपको। पहला बोला है अमाशय, अमाशय, तो अमाशय में एक होता है, सिर्फ एक होता है, क्योंकि अमाशय यानी अम्ल 1 से 6 के बीच होता है, 1 से 7 के बीच यानी 1 से 6 के बीच होता है, 1 से 6 के बीच होता है। तो ये चीजें आपको याद रहेगा। नींबू में भी अम्ल पाया जाता है, सिरका में भी अम्ल, एसिटिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, पसीना 4.5 होता है, ठीक है। अम्ल वर्षा अम्ल यानी 1 से 6 के बीच, यानी क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो 5.6 हो जाएगा, पसीना का 5.6 हो जाएगा। क्लियर बात है। चलिए आगे चलते हैं। आगे पेशाब का, तो पेशाब हो जाएगा 6.0, दूध का 6.5, शुद्ध जल का यानी उदासीन होता है 7 हो जाएगा केवल, आंसू नमकीन होता है 7.3, खून विद्रोह नमकीन होता है 7.4, पीत का होता है 7.5 और 8.8 के बीच, और चूना जल होता है ये क्षारीय होता है, यानी 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा हमारा। क्लियर बात है। तो हम दावा ठोक के कहते हैं कि आपको यहां से लेकर और यहां तक ये 4 चीजें आपको क्लियर हो गया होगा, ये 4 चीजें आपको क्लियर हो गया, क्योंकि ये सब में अम्ल पाया जाता है, यानी 1 से लेकर 6 के बीच में ही होता है। तो आपको अगर एग्जाम में पूछा जाएगा ये 4 चीज, तो आराम से आप मार देंगे। क्लियर बात है। तो ये चूना जल तो ये क्षारीय होता है, ये भी मार देंगे 11, 8 से और 14 के बीच होता है 11, ठीक है। आंसू ये भी मार देंगे, और शुद्ध जल क्या उदासीन होता है 7 होता है, आंसू और क्षार ये नमकीन होता है, ये भी चीज आप
याद कर लिए होंगे और आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, अम्ल वर्षा ये भी तो याद हो जाएगा। अम्ल यानी 1 से 6 के बीच यानी 5% हो जाएगा। ठीक है, फिर पेशाब का याद कर लीजिएगा, पसीना का याद कर लीजिएगा और दूध का याद कर लीजिएगा। बाकी सब तो क्लियर हो गया। ये पीत का नहीं याद करेंगे फिर भी चलेगा, ये पीत का नहीं याद करेंगे फिर भी चलेगा, लेकिन याद कर लीजिए, क्या दिक्कत, पूछ ही लेते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें अपन यहाँ पे क्लियर हम कर लिए हैं और हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक हम बोले थे शुरुआत में ही कि पढ़ेंगे और ये 4 चीजें हम आपको क्लियर करवा चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाथ से रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।